डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। खुशी क्या है? कहाँ मिलती या मिल सकती है? क्या वह केवल मनस्थिति है और मन के मान से ही खुशी और गम का एहसास होता है? सच तो यह है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों में खुशी मिलती है। किसी को किसी की मदद करने में खुशी मिलती है तो किसी को फूलों को देखकर, किसी को संगीत सुनकर तो किसी को कविता सुनकर, किसी को छोटा बच्चा देखकर और उसकी मुस्कुराहट से खुशी का एहसास होता है तो किसी को एकांत में शोरगुल से दूर जाकर मौन रहने में खुशी मिलती है। यानी खुशी आपके आसपास ही है, केवल उसे महसूस करने के लिए संवेदनशील नज़र चाहिए। तभी तो कहते हैं कि वह है भी और नहीं भी। जो उसे महसूस कर पाते हैं वह उनके लिए है और जो उदासीन है उनके लिए नहीं है। खुशी खुशबू, हंसी, सौंदर्य, परछाई, मिठास या माधुर्य, अच्छाई, ईमानदारी और हवा की तरह महसूस तो की जा सकती है पर अनछुई रहती है, यानी आप उसका स्पर्श नहीं कर सकते। कुछ लोग तो दूसरों की हर छोटी मोटी बातों में इस कदर मदद करते हैं कि कभी कभी उन्हें गलत व्यक्ति की मदद करने का भी अनुभव होता है, पर वे अपनी सकारात्मक सोच बरकरार रखते हैं। सच ही तो है, हम कई हारे और निराश लोगों का उदाहरण सामने रखे ही क्यों। खुशी पूरे जुनून के साथ किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए डूबने से भी मिलती है। जब तक आप खुशी की खोज में पूरी तरह डूबेंगे नहीं, आप उसे पा ही नहीं सकते। गायक खुद को गायन में खोता है तभी वह स्वर्गिक आनंद प्राप्त करता है। खुद को खोकर पाने की यह प्रक्रिया सभी विधाओं, प्रवृत्तियों और अनुशासनों के लिए जरूरी है। जब भी कोई कलाकार या उस कला को समझने और चाहने वाला पूरी तन्मयता से उसमें डूबकर यानी उसमें खोकर खुद को पाता है तभी उसे खुशी मिलती है। क्रिकेट को ही लीजिए, 5 दिन तक लगातार खेले जाने के बाद भी जब वह टेस्ट बिना किसी परिणाम के ड्रॉ हो जाता है तो भी उसमें डूबने और उसका आनंद लेने वाले लोग इसके विभिन्न पहलुओं पर घंटों बात करते उसका मूल्यांकन करते हैं, पर सामान्य लोगों के अनुसार यह सब निरर्थक और समय की बर्बादी ही है। एक पुराना किस्सा याद आता है। एक बेहद गरीब परिवार में सिर्फ पति पत्नी थे और तंगहाली में जैसे तैसे गुजर करते थे। अच्छा खाना उन्हें नसीब ही नहीं हो पाता था। अभाव में जीते हुए भी वे खुश थे। दोनों एक दूसरे को खुश देखना चाहते थे। दोनों को एक दूसरे को खुश देखकर खुशी मिलती थी। एक बार उनके किसी रिश्तेदार ने उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों तो जा नहीं सकते थे, इसलिए पति ने अपनी पत्नी को भेज दिया। उसे वहाँ अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिले, वरना रूखी सूखी रोटी से ही गुजर होती थी।
जब पत्नी लौटकर आई तो उसने पति को सारी बात बताई। पति खुश हुआ कि भले उसने वे पकवान नहीं खाए पर उसकी पत्नी ने तो खाए। उसके लिए यही पर्याप्त था। यह है आदर्श खुशी। एक शेर है, तेरी खुशी में अगर गम में भी खुशी न हुई तो जिंदगी तो मोहब्बत की जिंदगी न हुई। पर ऐसी खुशी नसीब वालों को ही मिलती है। खुशी को इधर उधर तलाशने की जरूरत ही नहीं है। वह तो आपके इर्द गिर्द ही है, बल्कि सामने ही है। उसे महसूस तो करिए। उसे रोकने और महसूस करने की तहजीब विकसित कीजिए। निदा फाजली ने ठीक ही कहा था, घर से मस्जिद है बड़ी दूर, चलो ये कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। उनका इशारा यही था कि रोते हुए बच्चे को हंसाने में वही खुशी, संतोष और पुण्य मिलता है जो मस्जिद में जाकर मिलता है। कुछ लोग यथार्थवादी और ठेठ व्यवहार परख तथा तात्कालिक परिणाम में यकीन करते हैं। भौतिक जीवन को महत्व देने वाले इन लोगों को लगता है कि खुशी भौतिक मूल्यों यानी बड़ा सा बंगला, शानदार जीवन शैली, महंगी कार, बड़े और प्रभावशाली लोगों से संपर्क, उनके साथ उठने बैठने से मिलती है। इन बातों से आपको सुविधा और शोहरत भले मिले, खुशी नहीं मिलती। वहीं ईर्ष्या का भाव ही पनपे, पर ये सभी चीज़ें आनी जानी हैं, जबकि खुशी स्थायी और सहज भाव है। इसलिए इसे अच्छी तरह समझिए और पहचानिए। खुशी सहज भाव से मिल जाए तो बात ही क्या है, और अगर उसे ढूंढना ही पड़े तो आप उसे अपने शौक यानी पसंदीदा विधा में ही ढूंढें। फिर वह संगीत हो, कविता, चित्रकारी, फोटोग्राफी हो या फिर कुछ और। इसके लिए जरूरी है कि हमें उस विधा की बुनियादी जानकारी हो। तभी हम यह जान पाएंगे कि घंटों उस विधा में डूबकर उसका आनंद लेने वाला खुश क्यों होता है। चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों के एक वर्ग के अनुसार देश की तमाम समस्याओं मसलन बेरोजगारी, गरीबी आदि के मूल में हमारी विशालकाय आबादी ही है। हमारे शासकों में भी, चाहे वे किसी भी दल से रहे हों, आबादी को विकास में रोड़ा मानकर अपना पल्ला झाड़ लेने की प्रवृत्ति देखने को मिलती रही है। देश में पहली जनगणना 1872 में कराई गई थी। अब यह जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर हुआ करती है। जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कुछ अन्य सर्वेक्षण भी होते रहते हैं। इन्हीं में से एक है राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जो 1992-93 में पहली बार किया गया था। 2019-21 के दौरान किए गए ऐसे 5वें सर्वेक्षण की रिपोर्ट हाल में जारी की गई है। इस सर्वेक्षण में कई नई बातें सामने आई हैं। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार देश की जनसंख्या में दशक भर पहले तक निरंतर वृद्धि की जो प्रवृत्ति दिखती थी, उस पर विराम लग गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रजनन दर 2.1 की आकलित प्रतिस्थापन दर से नीचे आ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह वह स्तर है जब जनसंख्या बढ़ने की बजाय बस
इसमें कमी की भरपाई करती है। भले ही यह गिरावट सिर्फ 0.2 की हो, पर पूरे देश के लिए यह आबादी में वृद्धि की बजाय बड़ी गिरावट का संकेत देती है। यदि जन्म दर यही बनी रही तो देश की आबादी घटती हुई नजर आएगी। संपूर्ण विराम।